विक्रम और बेताल की रोमांचक कथाओं में आपका स्वागत है। उसी रोमांचक कथाओं की गाथाओं में आज प्रस्तुत होने जा रही है गाथा किसका त्याग सबसे बड़ा। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं गाथा। उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुग्रह, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि आप तक ऐसी रोमांचककारी गाथाएं सबसे पहले पहुंच सके। काफी समय पहले मदनपुर नामक नगर में बिरबल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में हिरण्यदत्त नामक एक सेठ भी रहता था। हिरण्यदत्त की एक पुत्री थी, उसका नाम मदन सेना था। मदन सेना एक दिन बसंत ऋतु के मौसम में अपनी सखियों के साथ सैर सपाटे के लिए अपने घर से निकली। वह अपनी सखियों के साथ बाग में विचरण कर रही थी। उसी नगर में धर्मदत्ता नामक एक सेठ भी रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम सोमदत्त था। उस दिन सोमदत्त भी अपने मित्र के साथ टहलने के लिए उस बाग में पहुंचा। धर्मदत्त ने मदन सेना को देखा तो वह उसे एकटक देखता ही रह गया। उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल उसके हाथ से निकल रहा हो। ऐसी रूप उर्वशी सुंदरी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपने मित्र से कहा, अगर उस सुंदरी को मैंने अपनी पत्नी के रूप में न पाया तो मेरा यह जीवन व्यर्थ है। यदि वह मुझे न मिली तो मैं उसकी जुदाई में घुट घुट कर मर जाऊंगा। मैं उससे हर हाल में विवाह करना चाहता हूं। तब उसके मित्र ने कहा, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, जाओ, जाकर पहले उसका परिचय लो और उसके सामने अपना प्रणय निवेदन करो और उसके सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखो। अगर वह मान जाती है तो आगे फिर सोचेंगे। अपने मित्र का परामर्श मानकर सोमदत्त मदन सेना के सामने पहुंच जाता है। मदन सेना को अपना परिचय देता है और उसके बाद अपने दिल की बात कहता है। यह सुनकर मदन सेना धर्म संकट में पड़ जाती है। वह बोलती है, हे सोमदत्त, यदि तुम मुझे पहले मिले होते तो मैं बहुत प्रसन्न होती। तुझसे बढ़कर वर इस संसार में मुझे कोई दूसरा नहीं मिल सकता था, किंतु तुझे थोड़ी देरी हो गई क्योंकि मेरी सगाई ठहर चुकी है। आज से ठीक 5 दिन बाद मेरा विवाह होने जा रहा है। उसकी बात सुनकर व्याकुल होकर सोमदत्त ने उसकी कलाई थाम ली और बोला, मुझे कोई देर नहीं हुई है, मैं तो तुम्हें अपहरण करके ले जाऊंगा। तेरे इस रूप और सौंदर्य ने मुझ पर ऐसा जादू कर दिया है। सोमदत्त की बात सुनकर मदन सेना बहुत घबराई। वह बोली, तुम ऐसा करके मेरे पिता के कुल को कलंकित ना करो सोमदत्त। तुम्हें जिस चीज की चाह है वह तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगी, पर तुम मुझे केवल 5 दिन का समय दो। मेरे फेरे हो जाने दो। मैं अपने पति की सेज के बाद तुम्हें सजाऊंगी। पहले मैं तुम्हारी सेज को सजाऊंगी, अर्थात मैं अपने पति से अनुमति लेकर सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगी, उसके बाद मैं अपने पति के पास जाऊंगी। मदन सेना से यह वचन पाकर सोमदत्त अपने मित्र के साथ वहां से वापस आ जाता है तथा मदन सेना को भी अपने घर में लौट जाना पड़ता है। सोमदत्त मित्र को मदन सेना के वचन के बारे में बताता है। उसके मित्र ने उसके वचन को सुनकर कहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो आएगी, और यदि मान भी लो कि वह विवाह के बाद सबसे पहले तुम्हारी सेज सजाने आती है तो किसी विवाहित स्त्री का स्त्रीत्व भंग करने के लिए तुम अपराधी होंगे। अगर राजा तक यह बात पहुंच जाती है तो तुम राजा के कठोर दंड के प्राप्त करता होंगे। हे मित्र, मेरा तो यही परामर्श है कि तुम इस चीज को और इस वक्तव्य को और इस मुलाकात को पूर्ण रूप से भूल जाओ। तब
मजबूरीवश सोमदत्ता ने मदन सेना का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। उधर 5 दिन बाद मदन सेना का विवाह होता है। पति उसकी सेज के पास आता है, किंतु मदन सेना मुंह फेर कर बैठी रहती है। जब पति ने उसे हाथ लगाने की कोशिश किया तो वह बोली, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं वचनबद्ध हूं। पति के द्वारा इसका कारण पूछने पर मदन सेना ने सोमदत्त से किए गए अपने वादे की बात उसे बता दी। अगर ऐसी बात है तो तू पहले अपने वचन को निभा। उसके पति ने कहा, तू पहले उसके पास जा, मैं समझ लूंगा कि तू पहले उससे मिली ही थी, पर तू वापस जरूर आना। तब मदन सेना सजी सवरी श्रृंगार और आभूषणों से लदी आधी रात के समय सोमदत्त से मिलने के लिए चल दी। जब वह एक वीरान रास्ते से गुजर रही थी तो उसे रास्ते में एक चोर मिलता है। वह मदन सेना को देखकर उसे लूटने के लिए आगे बढ़ता है। मदन सेना ने हाथ उठाकर कहा, मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी के वचन से बंधी हुई हूं और वचनबद्ध होने के कारण मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूं। मैं तुझसे वादा करती हूं कि मैं उससे मिलकर वहां से जब वापस लौटूंगी तो उसके बाद जो भी आभूषण तू मुझसे चाहेगा वह खुद सब कुछ मैं तेरे हवाले कर दूंगी। चोर के पूछने पर मदन सेना उसे सोमदत्त को दिए वचन के बारे में सारी बातें बता देती है। चोर ने कुछ देर सोचा, जो स्त्री अपने वचन की इतनी पक्की है कि अपनी शादी की रात ही अपना वचन निभाने के लिए चल दी, उसके लौटने की प्रतीक्षा करना चाहिए। यह सोचकर चोर ने उसे जाने के लिए कह दिया। जब मदन सेना सोमदत्त के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि सोमदत्त बेखबरी की नींद सो रहा था। उसे उठाती है। सोमदत्त उसके जगाने पर उठा, चौंक कर आंखें मलता हुआ बोला, हे रूप सुंदरी, तू कौन है? तू देवलोक की कन्या है अथवा स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा? तू मेरे पास किस लिए आई है? अपने आने का उद्देश्य तो बता। मैं मदन सेना हूँ सोमदत्त। तुझे याद होगा कि आज से 5 दिन पहले हम एक बाग में मिले थे और मैंने तुझे एक वचन दिया था। और फिर उसने सोमदत्त को सारी बातें बता दी और फिर अपने पति से इजाज़त लेकर आने की बात भी बता दी। सोमदत्त यह सुनकर भौचक्का रह जाता है। यह तो उसके कल्पना से भी परे की बात थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि अपना वचन निभाने के लिए कोई स्त्री ऐसा भी कर सकती है, अथवा क्या कोई पति इस तरह का त्याग भी कर सकता है कि विवाह की पहली रात ही अपनी पत्नी को किसी अपरिचित व्यक्ति के पास भेज दे। वह मन ही मन यह सोचने लगा कि कहीं यह कोई चाल न हो कि वह रंगे हाथों पकड़ लिया जाए और उसे कठोर दंड दिया जाए। काफी सोच विचार कर उसने ऐसा कुछ भी न करने का विचार कर लिया और मदन सेना को जैसी आई थी वैसी ही वापस भेज देता है। मदन सेना बहुत प्रसन्न होती है। प्रसन्न मन लिए मदन सेना उसी सुनसान राह से वापस जा रही थी कि उसे अपनी प्रतीक्षा करता हुआ चोर मिला। उसे जल्दी वापस आता देखकर चोर इसका कारण पूछता है। मदन सेना ने उसे बताया कि उसे हाथ लगाए बगैर ही पति धर्म निभाने हेतु सोमदत्त ने उसे वापस भेज दिया। पहले पति और फिर प्रेमी की त्याग की बात सोचकर चोर ने सोचा, वह क्यों ऐसी स्त्री को लूटने का पाप करे जो अपने वचन की इतनी पक्की है। उसने कुछ लूटे बगैर उसे अपने पति के पास लौट जाने की बात कही। मदन सेना अपने पति के पास जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। कथा को सुनकर बेताल ने पूछा, विक्रम बता, मदन सेना के पति, प्रेमी और चोर में किसका त्याग अधिक है और क्यों?
चोर का विक्रम ने झट से कहा। पत्नी के प्रेम में आसक्त होकर पति ने उसे उसके प्रेमी के पास अपना वचन निभाने के लिए भेजा था। वह त्याग नहीं बल्कि कायरता थी। प्रेमी ने बगैर हाथ लगाए वापस भेजा। वह त्याग नहीं बल्कि दंड का भय था। चोर तो चोरी करने ही निकला था। उसने दोनों बार मदन सेना को लूटे बगैर जाने दिया। यह उसका त्याग था। विक्रम के मुंह से सही उत्तर पाते ही बेताल उसके हाथों से छुटकर उड़ चला। तो विक्रम बेताल से जुड़ी यह दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर कर दे सब्सक्राइब, ताकि आप तक ऐसी रोचक कहानियाँ किस्से सबसे पहले पहुँचते रहे।